नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में एक न्यू टैक्स स्कीम लॉन्च किया है एंड इसी न्यू टैक्स स्कीम की वजह से आप सभी लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि भाई कौन सा स्कीम मैंने अडॉप्ट करना चाहिए, विच स्कीम शुड आई गो। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम वो कन्फ्यूजन दूर करते हैं और इस स्कीम के रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं। सारे सवालों के सवाल आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। तो सब में पहले दोस्तों हम देखते हैं कि भाई न्यू टैक्स स्कीम में गवर्नमेंट ने रेट क्या बताया है। तो अप टू 2,50,000 अंडर बोथ द स्कीम्स द रेट इज 0, दैट इज नील। फ्रॉम 2,50,000 to 5 lakhs rupees under both the scheme rate is 5%. From 5 lakh to 7.5 lakhs the rate is under new scheme it is 10%, under old scheme it is 20%. From 7.5 lakhs to 10 lakhs under new scheme rate is 15% and under old scheme rate is 20%. From 10 lakhs to 12,50,000 under new scheme rate is 20% and under old scheme the rate is 30%. From 12,50,000 to 15 lakh under new scheme rate is 25%, under old scheme rate is 30%, and above 15 lakhs the rate is under both the scheme it is 30%. So दोस्तों, apparently seeing ऐसा लगता है कि भाई रेट तो सारे न्यू स्कीम में कम ही है, तो हो सकता है कि न्यू स्कीम बेनिफिशियल हो, बट दोस्तों इसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो आइए हम देखते हैं कि भाई क्या कंडीशन के साथ ये न्यू टैक्स रेट्स हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है इस फाइनेंस एक्ट में विच इज 115 BAC। इस सेक्शन में गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई एनी इंडिविजुअल एंड HUF, कोई भी इंडिविजुअल और HUF इस स्कीम के लिए जा सकता है प्रोवाइडेड ही फुलफिल सम कंडीशंस। उसने कुछ कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। तो यही सारे कंडीशंस हैं जिस कंडीशन के ऊपर आपका डिसीजन डिपेंड करने वाला है कि कौन से कंडीशन मुझे फुलफिल करने हैं सो दैट I can fall under the new scheme, and if I don't follow those condition, I will go under the old scheme. तो दोस्तों, ये सारे कंडीशन देखने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आपका टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है। आप जिस इनकम पर टैक्स भरते हैं वो कैसे कैलकुलेट होता है। इट इज़ नॉट योर ग्रॉस इनकम, बट आफ्टर सम एडजस्टमेंट सम इनकम इज अराइव्ड एंड ऑन दैट इनकम यू आर पेइंग द टैक्स। तो वो क्या होता है वो हम समझते हैं। आपका होता है पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम। उस ग्रॉस टोटल इनकम से आप कुछ एग्जम्पशंस क्लेम करते हो। एग्जम्पशन लाइक HRA एग्जम्पशन, LTA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ऐसे एग्जम्पशन क्लेम करते हो। उसके बाद एक अमाउंट अराइव होता है, उसमें से आप कुछ डिडक्शंस क्लेम करते हो। वो डिडक्शंस होते हैं आपके LIC, स्कूल फीस, NPS, मेडिक्लेम, ATU के अंडर सीवियर इलनेस के रिलेटेड। तो ये सारे बहुत सारे डिडक्शन आप क्लेम करते हो और उसके बाद आपका आता है नेट टैक्सेबल इनकम। तो यू अंडरस्टैंड दोस्तों कि भाई पहले तो ग्रॉस इनकम होता है, उसमें से एग्जम्पशंस लेस होते हैं, डिडक्शंस लेस होते हैं और उसके बाद आता है आपका नेट टैक्सेबल इनकम जिस पर आप टैक्स भरते हैं एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो आपका नेट टैक्सेबल इनकम जो था, इस नेट टैक्सेबल इनकम जो आपका टैक्स बेस हुआ करता था उसी को स्विच कर दिया, उसी को शिफ्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई आप जो नेट टैक्सेबल इनकम पर टैक्स भर रहे थे आप उस पर मत भरिए, अब आपको ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा। एंड दैट इज वेयर द कंडीशन लाइज। तो यही कंडीशन है कि भाई आपको अभी नेट टैक्सेबल इनकम पे नहीं भरना है, ग्रॉस टोटल इनकम पे भरना है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि भाई कौन कौन से एग्जम्पशंस और डिडक्शंस होते हैं जिसको हम क्लेम करते हैं और जिसके ऊपर हमारा ये डिसीजन मैटर करने वाला है। तो दोस्तों, एग्जम्पशंस और डिडक्शन जो जनरली हम क्लेम करते हैं वो है एक तो सैलरी के अंदर हम HRA क्लेम करते हैं, LTA क्लेम करते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है, हॉस्टल अलाउंस होता है। अगर हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर है तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमने अगर इंटरेस्ट है हमारा, हमने होम लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट है। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी लेट आउट किया है तो लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर जो रेंट हम अर्न कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट हमको 30% का डिडक्शन देती है टू मेंटेन द प्रॉपर्टी। तो वो 30% का डिडक्शन है। फिर अगर हम अदर सोर्स में हैं तो अदर सोर्स में हमको जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट का डिडक्शन हम क्लेम करते हैं। फिर ATC के अंडर हम LIC है, स्कूल फीस है,
टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं, और भी बहुत सारे डिडक्शन है जो हम क्लेम करते हैं। मेडिक्लेम है, खुद का है, पेरेंट्स का है, हमने कोई डोनेशंस दिए हैं तो डोनेशन है, नेशनल पेंशन स्कीम का सेल्फ कंट्रीब्यूशन है, आपको इंटरेस्ट का, सीनियर सिटीजन होंगे तो आपको 50,000 तक का इंटरेस्ट का बेनिफिट है। तो ऐसे डिडक्शंस हम लोग जनरली क्लेम करते हैं। तो ये है कि भाई जनरली हम जो ज़्यादातर करके जो हम डिडक्शंस और एग्जम्पशन क्लेम करते हैं उनकी लिस्ट है। ऐसे तो डिडक्शंस और एग्जम्पशन बहुत सारे हैं दोस्तों, हम ये सारे के सारे इसमें कवर नहीं कर सकते। ये डिडक्शंस और एग्जम्पशन ये तो हुए कि भाई जिनके पास इनकम फ्रॉम सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है। और भी कोई डिडक्शंस होते हैं और एग्जम्पशंस होते हैं जो सिर्फ बिजनेस वालों के लिए एप्लीकेबल होते हैं, पर वो हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं। इन जो हमने अभी एग्जम्पशंस और डिडक्शन देखे हैं उसके ओवर एंड अबव बिजनेस वालों के लिए और भी डिडक्शन और एग्जम्पशन होते हैं, पर वो हम इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले। तो दोस्तों हमने देखा कि भाई कौन कौन से एग्जम्पशंस और डिडक्शन जनरली हम क्लेम करते हैं। अब आपका जो पहला सवाल है कि भाई मैंने कौन सी स्कीम के अंदर जाना चाहिए, कौन सा स्कीम मेरे लिए बेनिफिशियल है, इस सवाल का जवाब इसी के अंदर जमा हुआ है। हायर द डिडक्शन एंड एग्जम्पशन यू आर क्लेमिंग, more are the chances of getting old scheme beneficial for you। मतलब ज्यादा में ज्यादा एग्जम्पशन और डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हो तो आपके लिए ओल्ड स्कीम ज्यादा बेनिफिशियल होने के ज्यादा चांसेस है। और लोअर द डिडक्शन यू आर क्लेमिंग, हायर द चांसेस द न्यू स्कीम बिकमिंग बेनिफिशियल फॉर यू। मतलब आप अगर कम डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो आपके लिए न्यू स्कीम बेनिफिशियल होने के ज्यादा चांसेस है इंस्टेड ऑफ ओल्ड वन। तो आइए दोस्तों ये हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम देखते हैं कि भाई किसी का 10 लाख रुपए का इनकम है फ्रॉम सैलरी, 10 लाख रुपए का सैलरी अर्नर है, और वो कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर रहा है एक्सेप्ट फॉर द 50,000 जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो कि ऑटोमेटिक आपको सैलरी में मिल जाता है। तो दोस्तों ये डिडक्शन क्लेम करने में अगर हम ओल्ड स्कीम के अंदर जाते हैं तो ओल्ड स्कीम के अंदर आपको टैक्स आएगा, टोटल इनकम आएगा आपका 9.5 लाख का, और उस पर टैक्स आएगा आपका 1,06,600 का। ओल्ड स्कीम के अंदर आपका टैक्स आएगा 1,06,600 का, और वही इनकम 10 लाख रुपए का इनकम विदाउट स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप न्यू स्कीम में जाते हो तो आपको उस पर टैक्स आएगा 78,000 का। मतलब 28,600 का आपको बेनिफिट है अगर आप न्यू स्कीम में जाते हो तो। दिस इज द सिनारियो वेयर यू आर नॉट क्लेमिंग एनी डिडक्शन एनी एग्जम्पशन, आप कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर रहे। आइए दोस्तों हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शन क्लेम किए हैं, और इस बंदे का सैलरी है 18 लाख रुपीज। आप 18 लाख रुपीज का इनकम अर्न कर रहे हो, टोटल सैलरी और अदर सोर्स मिलकर टोटल 18 लाख रुपीज का इनकम अर्न कर रहे हो। और वो बंदा LTA का क्लेम कर रहा है 40,000 का, फिर वो होम लोन लिया है उसने, इसलिए वो 2 लाख का इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है। ATC के अंदर जो स्कूल फीस है, LIC है, PF है, इन सब का डिडक्शन वो ले रहा है 1.5 लाख रुपए का। उसने NPS के लिए भी कंट्रीब्यूशन किया है 50,000 का। उसने अपना और अपने पेरेंट्स का मिलके मेडिक्लेम किया हुआ है 40,000 रुपए का, और वो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट अर्न कर रहा है 10,000 रुपीज तक का, इसलिए उसको 10,000 का वो भी डिडक्शन मिलेगा। तो लुकिंग एट ऑल दिस डिडक्शन एंड एग्जम्पशन, टोटल हो रहा है इन सब का 4,50,000, और उसका सैलरी कितना है, टोटल इनकम कितना है 18 लाख रुपीज। तो 18 लाख रुपीज में उसने 4.5 लाख रुपए का जो भी है एग्जम्पशन और डिडक्शन क्लेम किया है, प्लस इसके ऊपर उसको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो वो वैसे भी मिलना है, तो 50,000 का वो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने वाला है। तो आइए दोस्तों ये दोनों स्कीम में उसको टैक्स कितना आएगा वो हम देखते हैं। तो न्यू स्कीम के अंदर तो उसका इनकम रहेगा 18 लाख रुपीज, उस पर उसको टैक्स आएगा 2,88,600, 2,88,600। एंड ओल्ड स्कीम के अंदर आफ्टर क्लेमिंग ऑल दिस डिडक्शन एंड एग्जम्पशन हिज टैक्स विल बी 2,02,800, 2,02,800। तो ओल्ड स्कीम में रहने में इस बंदे को 85,800 का बेनिफिट है। 85,800 का वो सेविंग कर रहा है बिकॉज ही इज स्टेइंग इन ओल्ड स्कीम, और वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल से तो ध्यान में आ गया कि भाई हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे होने वाला है। बट हमारे केस में, हर एक के केस में, हर एक का केस यूनिक रहने वाला है। तो किसी के लिए भी ये सिनारियो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा हम बता नहीं सकते, तो आपको खुद को ही ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको हमारे वेबसाइट की एक लिंक दूंगा जिसपे हमने बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में ये कैलकुलेटर वहाँ पे मेंशन किया है। उस लिंक पर आप जाकर उस फॉर्मेट में आप जो भी डिटेल पूछी जाएंगी वो उसको भरेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा स्कीम बेनिफिशियल है।
तो दोस्तों ये हो गया कि ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के अंडर का कैलकुलेशन। अब सवाल रहता है कि एक बार अगर मैंने कोई स्कीम अडॉप्ट कर ली है, समझ लीजिए मैंने न्यू स्कीम में अडॉप्ट कर लिया है, मैंने न्यू स्कीम अडॉप्ट कर ली है, तो कैन आई चेंज इट इन द सेम फाइनेंशियल ईयर? मैं उसी साल में उसको चेंज कर सकता हूँ? ये सवाल क्यों आएगा दोस्तों? क्योंकि अभी हर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पीछे फॉलो अप कर रहा है कि भाई आपको कौन सी स्कीम में जाना है, इसका डिक्लेरेशन दे दीजिए, सो दैट दे कैन डिडक्ट द टीडीएस एट अ प्रॉपर रेट। Once you have declared a scheme with your employer, you cannot change that scheme with that employer. पर आप एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न, आप रिटर्न फाइल करते समय आपके सीए को बोल सकते हो कि आई वांट टू स्विच द स्कीम, और आप इसको स्विच कर सकते हो। डेफिनेटली आप इसको स्विच कर सकते हो। ये हो गई लॉ की बात दोस्तों कि भाई आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों कि भाई आपने कोई स्कीम को स्विच नहीं करना चाहिए। आप अभी जब डिक्लेरेशन दे रहे हो, आपने उसको प्रॉपर कैलकुलेट करके, प्रॉपर स्टडी करके ही आपने उसको डिक्लेरेशन देना चाहिए। आपने जो भी कैलकुलेटर है उसको यूज करके प्रॉपरली डिसीजन देंगे तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि दोस्तों नाउ डेज गवर्नमेंट अगर आपके रिटर्न फाइलिंग में और आपके फॉर्म 16 में अगर कोई डिफरेंस मिलता है तो वो तुरंत एक नोटिस जनरेट करके आपको मेल पे भेज देता है कि वी आर फाइंडिंग सम डिफरेंस इन फॉर्म 16 एंड योर आईटीआर। ऐसे नोटिस को जनरली रिटर्न रिप्लाई करने के बाद, ऑनलाइन रिप्लाई करने के बाद जनरली रिजॉल्व तो हो जाते हैं, बट कुछ केसेस में ये जल्दी रिजॉल्व नहीं होते, और अगर आपका केस अगर रिफंड का है तो आपका रिफंड उतने टाइम से डिले हो जाएगा। सो दैट इज वाई इट इज रिकमेंडेड कि भाई आप अभी जब डिक्लेरेशन दे रहे हो तो आप प्रॉपर जो स्कीम में आपको जाना है उसी में डिक्लेरेशन दीजिए। और एक्सट्रीम केस में अगर बाद में आपको पता चलता है कि नहीं सिनारियो सारे चेंज हो गए हैं, तो देन इन दैट केस डेफिनेटली यू हैव चॉइस टू चेंज द स्कीम। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि भाई अभी ये साल में तो हो गया, क्या मैं अगले साल में दूसरी स्कीम अडॉप्ट कर सकता हूँ? ये साल में मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थे, सो आई वेंट इनटू द न्यू स्कीम। अगले साल मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, तो कैन आई गो इनटू द ओल्ड स्कीम? तो डेफिनेटली दोस्तों जिनका इनकम हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्स है, इन 4 हेड के अंडर जिनका इनकम है वो हर साल इस स्कीम को चेंज कर सकते हो। पर अगर किसी का इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है, मतलब उसके इनकम में बिजनेस प्रोफेशन का भी इनकम इंक्लूड है, तो उसको सिर्फ एक ही बार न्यू स्कीम में जाने की चॉइस है। वंस ही ऑप्ट फॉर द न्यू स्कीम एंड कम बैक, ही कैनॉट गो बैक टू न्यू स्कीम अगेन। तो सिर्फ बिजनेस वालों के लिए इसमें रिस्ट्रिक्शन है। तो दोस्तों ये हो गया आपके नेक्स्ट सवाल का जवाब कि भाई मैं ये स्कीम को अगले साल में चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। होप दोस्तों आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपके दिमाग में और भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप डेफिनेटली हमको लिख सकते हैं। हम उसका डेफिनेटली आंसर आपको जल्दी से जल्दी भेजने का ट्राई करेंगे। थैंक यू दोस्तों।